Hello everyone, welcome to my YouTube channel. I hope you all are doing well. So let's start today's topic. Today we are going to discuss a very important topic, that is analysis of singly reinforced beam. तो हम लोग सभी को जानते हैं कि सिंगली रेनफोर्स्ड बीम क्या होता है। वैसा बीम जिसमें रेनफोर्समेंट कोई एक जोन में प्रोवाइड किया था, आइदर इन टेंसाइल जोन, ठीक है। इन टेंसाइल जोन अगर हम लोग रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, सिंगली रेनफोर्स्ड बीम, ठीक है। अगर कंप्रेशन जोन में भी हम लोग रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे तो उस केस में वो क्या होता है, डबली रेनफोर्स्ड बीम होता है। तो अगर खाली हम लोग टेंसाइल जोन में रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिंगली रेनफोर्स्ड बीम। अब हम लोग देखते हैं इसका एनालिसिस में क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले एनालिसिस में इसमें हम लोग खाली मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालते हैं। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस मीन्स कि कितना मोमेंट कैरी कर सकता है आपका बीम, ठीक है। मीन्स कितना उसका रेजिस्टेंस है टू एक्सटर्नल लोड, या फिर कितना उसका स्ट्रेंथ है, ये हम लोग बोल सकते हैं इसको, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपका कोई बीम है, ये है आपका बीम, ठीक है। अब ये बीम है, अब इसमें आ रहा है आपका लोड। लोड आ रहा है तो ये रिफ्लेक्ट करेगा, करके रिफ्लेक्ट करता है ड्यू टू दिस लोड, तो ये डिफ्लेक्ट करेगा। तो ये लोड को कितना रजिस्ट कर पाता है विदाउट एनी फ्रैक्चर, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। अब ये लोड के कारण डिफ्लेक्ट कर रहा है लेकिन ये क्रैक नहीं कर रहा है, ठीक है। तो अल्टीमेट कितना लोड ये बर्दाश्त कर सकता है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बोलते हैं। और वही हम लोग को निकालना है। हम लोग को सब चीज़ दिया हुआ रहेगा, आपका बीम का क्या सेक्शन है, क्या विड्थ है, क्या डेप्थ है, कितना एरिया ऑफ स्टील हम लोग यूज़ कर रहे हैं, हर चीज़ आपका दिया हुआ रहेगा। बस आपको निकालना क्या है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, कितना वो लोड कैरी कर सकता है, ये हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो अब जब हम लोग एनालिसिस पार्ट देखेंगे, सबसे पहले इसमें डेरिवेशन वगैरह है, तो हम लोग देखेंगे सेक्शन में बात करेंगे। तो ये जो बीम है, ये उसका सेक्शन हो गया। तो इस साइड हम लोग देख रहे हैं तो आपको ये फिगर दिख रहा है, ठीक है। ये आपका सेक्शन है, ये टॉप फाइबर हो गया, ये बॉटम फाइबर हो गया, ये डेप्थ हो गया, ठीक है। ये इस साइड से हम लोग देख रहे हैं तो ये आपका सेक्शन दिखेगा। अब टेंसाइल जोन जब ये डिफ्लेक्ट करता है तो नीचे टेंसाइल जोन बनेगा, तो बीच में न्यूट्रल लेयर है, चेंज द कलर, ये आपका न्यूट्रल लेयर हो गया। अब ये सेक्शन में जो आपका न्यूट्रल लेयर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रल एक्सिस बोलते हैं। तो ये आपका न्यूट्रल एक्सिस है, यहाँ पे ही हम लोग रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। रेनफोर्समेंट नीचे प्रोवाइड किया जाता है। अब यही रेनफोर्समेंट जो आपका पूरा टेंसाइल टेंसाइल जो होता है लोड आता है उसको कैरी करता है। अब आगे देखते हैं, जब हम लोग इस साइड से देख रहे हैं तो आपका सेक्शन कुछ इस टाइप का दिख रहा है। ये हो गया विड्थ, ये जो ये है आपका विड्थ, ठीक है। और ये है आपका डेप्थ, डी। अब इसको हम लोग यहाँ फिगर में देखेंगे, इसको पहले हम मिटा देते हैं। तो ये जो आपका बीम का सेक्शन है, इसका विड्थ बी हो गया, इफेक्टिव डेप्थ हो गया डी। ये जो डी है, स्मॉल डी, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इफेक्टिव डेप्थ, ठीक है। अब इफेक्टिव डेप्थ इसको क्यों बोलेंगे कि इतना ही आपका डेप्थ जो है वो क्या होता है, इफेक्टिव होता है, इसीलिए हम इसको इफेक्टिव डेप्थ बोलते हैं। अब वो कैसे होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ऊपर आपका कंप्रेशन जोन है और न्यूट्रल एक्सिस के नीचे आपका क्या है, टेंसल जोन है। तो टेंसाइल जोन जो है आपका, टेंसाइल जोन पूरा कौन कैरी करता है, तो आपका रेनफोर्समेंट कैरी करता है। तो रेनफोर्समेंट कैरी करेगा। अब रेनफोर्समेंट तक ही हम लोग डेप्थ मानेंगे तब, क्योंकि उसके नीचे जो आपका कुछ ये टेंसाइल, उसके नीचे जितना आपका कंक्रीट है वो तो आपका टेंसाइल लोड कैरी नहीं कर रहा है, तो उसको हम लोग क्यों ही कंसिडर करेंगे। इसीलिए हम लोग डेप्थ जो है, सेंटर ऑफ रेनफोर्समेंट, वहीं तक हम लोग इफेक्टिव डेप्थ जो है कंसिडर करते हैं। अगर हम लोग टोटल डेप्थ का बात करें तो ये पूरा एकदम यहाँ तक नीचे तक आएगा। ये हो गया टोटल डेप्थ, कैपिटल डी से हम लोग शो करते हैं, ये हो गया टोटल डेप्थ।
और ये हो गया इफेक्टिव डेप्थ। मतलब कि टॉप फाइबर से लेके सेंटर ऑफ रेनफोर्समेंट तक हो गया इफेक्टिव डेप्थ, और पूरा टॉप फाइबर से बॉटम फाइबर तक का डेप्थ को क्या बोलेंगे, टोटल डेप्थ। तो ये कैपिटल डी हो गया टोटल डेप्थ, और ये हो गया इफेक्टिव डेप्थ। क्लियर। अब नेक्स्ट, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लियर कवर, सॉरी इफेक्टिव कवर, इफेक्टिव कवर। ठीक है, मतलब हम लोग बोल सकते हैं ये जो टोटल डेप्थ है वो किसके बराबर हो जाएगा, टोटल डेप्थ इफेक्टिव डेप्थ, ठीक है, प्लस इफेक्टिव कवर। ठीक है, इफेक्टिव डेप्थ प्लस इफेक्टिव कवर, तो टोटल डेप्थ कितना हो गया, इफेक्टिव डेप्थ प्लस इफेक्टिव कवर के बराबर होता है। क्लियर। अब आगे हम लोग देखते हैं। ठीक है, टोटल डेप्थ जान गए, इफेक्टिव डेप्थ जान गए, अब जैसे ही आपका बीम में लोड आएगा, ठीक है, तो बीम में लोड आएगा तो बीम जो है क्या करेगा, डिफ्लेक्ट करेगा। डिफ्लेक्ट करेगा तो हम लोग अलग अलग चीज़ देखने को मिलेगा, स्ट्रेन मिलेगा देखने को, फिर स्ट्रेस भी देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि जैसे ही लोड आया तो उसमें क्या हुआ, लेंथ में चेंज आया, ऊपर कंप्रेसिव जोन बन रहा है, नीचे टेंसाइल जोन बन रहा है। जहाँ टेंसाइल जोन बन रहा है वहाँ पर लेंथ क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, लेंथ क्या हो गया, ज़्यादा हो जाएगा। जहाँ कंप्रेशन जोन बन रहा है वहाँ पर लेंथ क्या हुआ, कम हुआ। ठीक है, तो उस हिसाब से उसको हम लोग अच्छे से एनालाइज करने के लिए डायग्राम बनाते हैं, स्ट्रेन डायग्राम और स्ट्रेस डायग्राम, ताकि हम लोग ये पूरा बीम का जो सेक्शन है उसको अच्छा से एनालाइज कर सकें। ठीक है, ये बी तो विड्थ हो गया, डी हो गया इफेक्टिव डेप्थ, ये आपका रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किए, तो टोटल 3 रेनफोर्समेंट यहाँ पे शो हो रहा है कि 3 रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किए। अब ये एक्सयू क्या हो गया, आप लोग सभी को पता है, हम लोग प्रीवियस लेक्चर में हम लोग देख चुके हैं। एक्सयू क्या हो गया, न्यूट्रल एक्सिस। ये क्या हो गया, न्यूट्रल। अब आगे हम लोग देखते हैं स्ट्रेन डायग्राम। तो स्ट्रेन डायग्राम आप देखेंगे तो ये जो आपका पूरा लीनियर है, एक ट्रायंगल ऊपर बन रहा है, एक ट्रायंगल नीचे बन रहा है, तो ये पूरा लीनियरली वेरी कर रहा है। तो स्ट्रेन लीनियर क्यों है, क्योंकि हम लोग पहले ही एजम्पशन देखे थे कि सेक्शन जो है बिफोर बेंडिंग एंड आफ्टर बेंडिंग ये क्या होता है, लीनियर होता है। ठीक है, वेरी लीनियरली। तो चाहे बेंडिंग से पहले हो चाहे बेंडिंग के बाद हो, आपका सेक्शन क्या रहेगा, लीनियर रहेगा, इसलिए पूरा स्ट्रेट है, ये लीनियर है। तो ऊपर क्या आ रहा है, ऊपर हम लोग का बन रहा है कंप्रेसिव जोन। तो ये ट्रायंगल जो है ये हो गया आपका कंप्रेसिव जोन, जिसको ये कंक्रीट आपका कैरी कर रहा है, और नीचे क्या है, टेंसाइल जोन है। तो यहाँ पे जो स्ट्रेन आ रहा है, स्ट्रेन आ रहा है, तो ये कौन कर रहा है, स्टील कैरी कर रहा है। तो हम लोग देखे थे कि मैक्सिमम स्ट्रेन इन कंक्रीट एजम्पशन में देखे थे, तो कितना था, 0.0035। ये आपका मैक्सिमम स्ट्रेन हो गया कंक्रीट में। तो मैक्सिमम स्ट्रेन कहाँ हो सकता है, तो सबसे ज़्यादा स्ट्रेन कहाँ आएगा, टॉप मोस्ट फाइबर में आएगा। ठीक है, स्ट्रेन होता क्या है, स्ट्रेन क्या हो गया, टोटल चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो सबसे ज़्यादा चेंज इन लेंथ मतलब सबसे ज़्यादा डिफ्लेक्शन कहाँ पे होगा, तो टॉप मोस्ट फाइबर में होगा ऑब्वियसली। ठीक है ना, तो टॉप मोस्ट फाइबर में होगा। तो मैक्सिमम स्ट्रेन इन कंक्रीट क्या हो सकता है, 0.0035। ये हम लोगों का एजम्पशन कहता है। ठीक है, वैसे ही मैक्सिमम स्ट्रेन इन स्टील कितना होना चाहिए, 0.87 FY अपॉन ES प्लस 0.002। अब ये भी आपका दिया हुआ था एजम्पशन में, इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोग देख चुके हैं। मैक्सिमम स्ट्रेन स्टील में कितना आता है, तो 0.87 FY अपॉन ES प्लस 0.002। मैक्सिमम स्ट्रेन इन कंक्रीट क्या होता है, 0.0035। अब ये क्वेश्चन जो है हम लोग का कंपटीशन एग्जाम में इतना बार पूछा गया है कि टॉप मोस्ट फाइबर में मैक्सिमम स्ट्रेन क्या आता है कंक्रीट में, तो हमेशा आपका ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा 4 ऑप्शन, ये आता है 0.0035। ठीक है, मैक्सिमम स्ट्रेन इन कंक्रीट। अब आगे हम लोग देखेंगे, ये तो अब हो गया आपका स्ट्रेन डायग्राम। अब हम लोग देखेंगे स्ट्रेस डायग्राम। ठीक है, स्ट्रेस डायग्राम में हम लोग जानते हैं कि 0.00 स्ट्रेन, एक यहाँ पे माने हम लोग 0.002 स्ट्रेन में, यहाँ तक आपका क्या होता है कि जो आपका स्ट्रेस जो है वेरी करता है कैसे, पैराबोलिक। उसके बाद क्या होता है,
लीनियर होता है। ठीक है, ये हम लोग देखे पिछला लेक्चर्स में देखे थे, जब कंक्रीट का देख रहे थे हम लोग, तो स्ट्रेस वैल्यू कैसे करता था, तो 0.00 अप टू 0.00 स्ट्रेन टू स्ट्रेन तक क्या होता है आपका, ये पैराबोलिक इन नेचर होता है, उसके बाद क्या होता है, लीनियर होता है। ठीक है, पिछला क्लास में हम लोग देख चुके हैं। अब यहाँ से यहाँ तक पैराबोलिक इन नेचर हो गया, यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, लीनियर इन नेचर हो गया। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब ये ऊपर जो है कंप्रेसिव फोर्स आएगा, नीचे टेंसाइल फोर्स आएगा, मतलब कि हम लोग को निकालना है कि कितना कंप्रेसिव फोर्स ये कैरी कर सकता है, ठीक है, कितना टेंसाइल फोर्स ये कैरी कर सकता है। तो अगर ये हम लोग निकाल लेंगे कितना कंप्रेशन फोर्स ये झेल सकता है, तो हम लोग ऑब्वियसली मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ही निकाल रहे हैं, कितना कंप्रेशन फोर्स ये कैरी कर सकता है, कितना टेंशन फोर्स ये कैरी कर सकता है, उससे हम लोग क्या करेंगे, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ही निकालेंगे। तो मेन मोटो हम लोग का ही है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना। अब हम लोग क्या करेंगे, सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी निकालेंगे स्ट्रेन डायग्राम में। ठीक है, तो ये स्ट्रेन डायग्राम ये वाला है, ये स्ट्रेन डायग्राम है। क्लियर, अब स्ट्रेन डायग्राम में हम लोग जब लगाएंगे सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी तो क्या लगा सकते हैं, तो सबसे पहले टॉप मोस्ट फाइबर है, ये यहाँ पे ये एक ट्रायंगल हो गया, एक ये ट्रायंगल बन रहा है। अब इसी में हम लोग क्या करेंगे, सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी लगाएंगे। ठीक है, तो ये जितना ये चूँकि लीनियरली वेरी करेगा, तो ये आपका 0.0035 है अपॉन टोटल डेप्थ। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक मैक्सिमम स्ट्रेन क्या हो गया, 0.0035 में, 0.0035 अपॉन ये वाला न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, न्यूट्रल एक्सिस का डेप्थ कितना है, एक्स यू, तो टॉप फाइबर अपॉन एक्स यू। ठीक है, तो 0.0035 अपॉन एक्स यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.002 अपॉन ये वाला डिस्टेंस, ऑब्वियसली है ना। जब ये टोटल फाइबर ऊपर वाला था तो ये डिस्टेंस था, जब ये नीचे का है 0.002 का है तो ये अपॉन ये डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस कितना है, हम लोग y1 मान लिए, ये y2 मान लिए, 0.002 से ऊपर का डिस्टेंस को y2 मान लिए, 0.002 से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस को y1 मान लिए, तो 0.002 अपॉन y1 हो जाएगा, मतलब 0.0035 अपॉन एक्स यू इज इक्वल टू 0.002 अपॉन y1। अब इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग y1 का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो y1 जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y1 ऊपर आ जाएगा, 0.0035 नीचे आ जाएगा, और x2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये फर्दर हम लोग सॉल्व करेंगे तो 20/35 XU आ जाएगा, फिर इसको काट देंगे 5 से तो 4/7 ऑफ XU हो जाएगा। इसको फर्दर सॉल्व हम लोग करेंगे तो 0.57 XU हो गया। ठीक है, मतलब y1 आपको पता चल गया, y1 कितना है, 4/7 ऑफ XU। ये y1 डिस्टेंस कितना हो गया, 4/7 ऑफ XU। ठीक है, अगर y2 डिस्टेंस का हम लोग बात करेंगे तो ऑब्वियसली टोटल XU से माइनस कर देंगे ये वाला, तो ये निकल जाएगा, तो y2 क्या हो जाएगा, XU माइनस y1, है ना, क्योंकि XU इज इक्वल टू क्या है, y1 प्लस y2, है ना। तो हम लोग को y1 पता चल गया, XU इज इक्वल टू y1 हम लोग को पता चल गया कितना, 4/7 ऑफ XU प्लस y2, तो यहाँ से y2 निकाल लेंगे, तो y2 कितना आ जाएगा, 3/7 ऑफ XU। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0.43 ऑफ XU। ठीक है, क्लियर। तो ये आ गया आपका y2 आ गया 3/7 ऑफ XU, y1 आ गया 4/7 ऑफ XU। क्लियर, 0.43, चलो ठीक है। अब फर्दर हम लोग देखेंगे, अब हम लोग का मेन मोटो क्या है, यहाँ तक तो हम लोग कर लिए, अब हम लोग को करना है कंप्रेसिव फोर्स निकालना है और टेंसाइल फोर्स निकालना है। ठीक है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालने के लिए यही जरूरी है, कंप्रेसिव फोर्स कितना आ रहा है, कितना ये कैरी कर रहा है, वो हम लोग को निकालना होगा, फिर टेंसाइल फोर्स भी निकालना होगा। तो ये दोनों हम लोग निकालेंगे। इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग को ये पता है कि कंप्रेसिव फोर्स क्या हो जाएगा, तो हम लोग को पता है स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्ट्रेस इंटू एरिया, तो स्ट्रेस इंटू एरिया हम लोग कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्रेस इंटू एरिया करेंगे कंप्रेसिव फोर्स में, तो स्ट्रेस तो हम लोग को पता है, ये मैक्सिमम स्ट्रेस क्या आता है कंक्रीट में, वर्किंग स्ट्रेस, तो 0.446 FC क्या आता है। ठीक है,
फर्दर ये किसके बराबर हो सकता है, 0.45 FCK। ये हम लोग देख चुके हैं पहले, ठीक है। तो ये आ गया आपका मैक्सिमम स्ट्रेस। अब इनटू एरिया करेंगे, तो एरिया जो है आपका कंप्रेसिव फोर्स ये ऊपर के जोन में लग रहा है, तो ये पूरा हम लोग को एरिया चाहिए होगा, है ना। तो ये एरिया थोड़ा सा इरेगुलर है, ऊपर ट्रायंगल ये रेक्टेंगल टाइप का है, नीचे पैराबोलिक टाइप का है। तो इसका एरिया हम लोग को निकालना पड़ेगा, तो 1 बाय 1 निकालेंगे। सबसे पहले इसका एरिया निकाल लेंगे, इस एरिया रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे, इसको 1 मान लेते हैं। और उसके बाद ये पैराबोला का एरिया निकालेंगे, तो 2 मान लेते हैं। तो ये दोनों को एरिया निकाल लेंगे और उसके ऐड कर देंगे, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हम लोग का कंप्रेसिव फोर्स आ जाएगा। तो 0.45 FCK इंटू टोटल एरिया A1 प्लस A2। तो ये एरिया और ये एरिया, ठीक है। हम लोग निकालते हैं 1 बाय 1। तो पहला एरिया रेक्टेंगल का निकालना पड़ेगा, मतलब ये जो पहला एरिया है ये रेक्टेंगल का, ये निकालना पड़ेगा। तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे, तो एरिया निकालेंगे तो 0.45 ये है, ठीक है, FCK। ये स्ट्रेस हो गया तो 0.45 FCK स्ट्रेस हो गया इनटू, अब हम लोग को ये निकालना होगा 0.45 FCK इंटू ये तो हम लोग कर दिए 0.45 FCK इंटू ये L इंटू बी होता है, तो ये क्या हो जाएगा 3/7 ऑफ XU। वही चीज़ किया गया है यहाँ पे भी, 0.45 FCK इंटू 3/7 हो गया 0.43 XU, ठीक है। 3/7 को ये भी लिख सकते हैं 0.43 XU। लेट मी चेंज द कलर सो इट विल बी मोर विजिबल। उसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो A1 जो है एरिया ऑफ स्ट्रेस ब्लॉक कितना आ जाएगा 0.19 FCK इंटू XU। ऐसे ही एरिया ऑफ पैराबोलिक पार्ट भी निकालेंगे, यानी सेकंड वाला भी निकालेंगे, क्योंकि ये पैराबोलिक है, क्लियर है। इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, तो पैराबोलिक का अगर एरिया हम पता करें तो ये क्या होता है 2/3 होता है, इधर 2/3 होगा ऑफ टोटल एरिया और इधर 1/3 होता है। मतलब ऐसे हम लोग देखें, जैसे अगर ये पूरा रेक्टेंगल है और यहाँ से यहाँ तक पूरा पैराबोला बना हुआ है, तो अगर इसका एरिया का बात करेंगे, ये अगर विड्थ B है और ये आपका D है, ठीक है। तो अगर हम खाली इसका एरिया का बात करें तो ये क्या हो जाएगा 2/3 ऑफ BD हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 1/3 ऑफ BD, ठीक। तो हम लोग इस एरिया को निकाल रहे हैं, तो 2/3 ऑफ ये इंटू ये हो जाएगा। तो B यहाँ पे क्या है 0.45 FCK है, और D क्या है यहाँ पे 4/7 ऑफ XU है। तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे हम लोग, तो 2/3 ऑफ 0.45 FCK इंटू 4/7 ऑफ XU क्या हो जाएगा 0.57 XU, ठीक है। तो A2 भी आपका निकल गया 0.17 FCK इंटू XU, क्लियर है। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी निकल गया, एरिया ऑफ पैराबोलिक पार्ट भी निकल गया, तो टोटल एरिया हम लोग सम कर देंगे A1 प्लस A2, इसको और इसको ऐड कर देंगे। तो ऐड करेंगे तो फर्दर आपका टोटल एरिया क्या आ जाएगा 0.36 FCK इंटू XU। अब यहाँ तो हम लोग को पता चल गया कि क्या है एरिया ऑफ स्ट्रेस ब्लॉक, ये तो पता चल गया, लेकिन आपका जो ये कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है वो कहाँ पे लग रहा है ये भी हम लोग को निकालना जरूरी है, ठीक है। मतलब इतना तो हम लोग को समझ में आ गया कि कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है तो कितना लग रहा है, लेकिन कहाँ पे लग रहा है वो कैसे हम लोग निकालेंगे, ठीक है। ये जो कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है ये टॉप फाइबर से कितना डिस्टेंस पे लग रहा है ये हम लोग को निकालना है, मतलब लोकेशन ऑफ कंबाइंड CG, ठीक है। लोकेशन ऑफ कंबाइंड CG मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी जहाँ पे लगेगा, ठीक है। तो कहाँ पे लग रहा है वो हम लोग को निकालने के लिए फॉर्मूला आता है y इज इक्वल टू क्या होता है y, ये हो गया, ठीक है, ये y हो गया जहाँ पे कंप्रेसिव फोर्स आपको लग रहा है। तो ये कहाँ पे लग रहा है, तो ऐसे निकालते हैं A1 इंटू x1 प्लस A2 इंटू x2 कंबाइंड CG निकालने के लिए फॉर्मूला होता है A1 प्लस A2। अगर खाली रेक्टेंगल रहता, ठीक है, तो अगर रेक्टेंगल खाली रहता तो उसका CG हम लोग को पता है कि हाफ में लगेगा, ठीक है। तो ये अगर D रहता तो CG क्या हो जाता D/2 हो जाता। अगर खाली पैराबोला रहता
खाली पैराबोला रहता है तो उसका जो आपका सी जी 3/8 ऑफ एक्सट्रीम फाइबर में लगता है, ठीक है। एक्सट्रीम फाइबर ये हो जाएगा, ये एक्सट्रीम फाइबर हो गया, ये आपका एक्सट्रीम नहीं है, ये साइड एक्सट्रीम फाइबर हो गया। 3/8 अगर खाली पैराबोला रहता तो उसके इसमें 3/8 ऑफ ये लगता है एरिया, ठीक है। इतना तो हमको समझ में आ रहा है कि अगर सी जी का बात करें तो यहाँ पे 3/8 ऑफ एक्सट्रीम फाइबर होता है, तो यहाँ पे हाफ में लगता है। लेकिन अगर कंबाइंड हम लोग को निकालना है, यहाँ पे तो आपका रेक्टेंगल भी आ रहा है, पैराबोला भी आ रहा है, तो कंबाइंड सी जी हम लोग को निकालना है, तो उसके लिए फॉर्मूला लगेगा। तो A1x1 प्लस A2x2 अपॉन A1 प्लस A2। A1 प्लस A2 तो एरिया हो गया, हम लोग जान रहे हैं। तो टोटल A1 इतना था, A2 इतना था, टोटल एरिया हम लोग सीधा लिख दिए 0.36 FCK इंटू XU। अब A1x1 लिखेंगे तो A1 हम लोग को पता है 0.19 FCK इंटू XU, तो 0.19 FCK इंटू XU हम लोग लिख दिए A1। फिर यहाँ x1 जो है, x1 क्या हो गया, सी जी ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, मतलब एरिया वन का सी जी। तो एरिया वन कौन सा था, ये रेक्टेंगल का एरिया था, इसका सी जी क्या होगा, हाफ में होगा, तो हाफ में यानी 0.43 XU अपॉन 2, क्लियर है, हाफ में लगेगा। प्लस A2 हम लोग को पता है, A2 हो गया ये 0.17 FCK इंटू XU। फिर इसका जो आपका सी जी कहाँ पे लगेगा, तो हम लोग यहाँ जो आपका अगर पैराबोला का सी जी का बात करें तो ये तो पूरा डिस्टेंस आ जाएगा अपॉन 3/8 ये आ जाएगा, ठीक है। तो 0.43 XU तो ऐसे ही आ रहा है, प्लस 3/8 ऑफ ये डिस्टेंस, ठीक है, 3/8 ऑफ ये डिस्टेंस 4/7 ऑफ XU यानी 0.57 XU, क्लियर है, अपॉन A1 प्लस A2 ये आ गया। एक बार और अच्छे से समझ लीजिए तो आपको क्लियर होगा। सबसे पहले A1 का वैल्यू निकालने पुट कर देना, तो A1 का वैल्यू पुट कर दिए। x1 क्या हो गया, सी जी ऑफ रेक्टेंगल, तो हाफ में लगता है, तो हाफ में लगेगा तो यानी 0.43 XU अपॉन 2, क्लियर है। प्लस क्या हो गया आपका A2 हो गया 0.17 FCK इंटू XU, A2 यहाँ से हम लोग लिख दिए, ठीक है। इंटू X2 क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले तो ये तो पूरा कंसिडर करेंगे हम लोग, 3/7 ऑफ XU तो आ ही रहा है यहाँ का ये पैराबोला का सी जी में, ये प्लस ये 3/8, ठीक है, तो 0.43 XU प्लस 3/8 ऑफ 0.57 XU, क्लियर है। तो अगर हम लोग कंबाइंड सी जी निकाल रहे हैं, अब यहाँ पे पैराबोला का अगर सी जी हम लोग देखेंगे तो ये टोटल तो आ ही गया 0. चलिए तो ये निकल गया पूरा, ठीक है, सी जी हो गया 0.43 XU प्लस 3/8 ऑफ 0.57 XU, ठीक है, अपॉन टोटल एरिया, क्लियर। आगे हम लोग देखते हैं y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ तक आ गया, फिर XU कट जाएगा XU स्क्वायर से, तो एक XU बचेगा, FCK कट जाएगा, पूरा सॉल्व करेंगे तो एक XU खाली बचा है, तो 0.42 XU आ जाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग लोकेशन निकाल दिए सी जी का। अब हम लोग को पता चल गया कि हम लोग का कंप्रेसिव फोर्स जो है कहाँ पे लगेगा, तो टॉप फाइबर से 0.42 XU डिस्टेंस पे आपका ये लगेगा लोकेशन ऑफ सी जी, क्लियर। लेट मी डिलीट दिस। अब यहाँ तक पता चल गया y जो है आपका वो कितना आ जाएगा 0.42 XU, ठीक है, 0.42 XU ये डिस्टेंस है, यहीं पे आपका कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है। लोकेशन ऑफ कंबाइंड सी जी थोड़ा सा आपको कॉम्प्लेक्स लगेगा ये समझने में, खाली आपको फॉर्मूला याद रखना है, A1 के जगह A2 के जगह फिर A, यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जो प्रॉब्लम आ रहा है x1 x2 में, x1 हो गया हाफ डिस्टेंस, मतलब ये जो आपका 3/7 ऑफ XU है इसका हाफ कर दिए, क्योंकि बीच में लगता है, रेक्टेंगल के बीच में लगता है तो सी जी, ठीक है, सी जी बीच में आता है। अगर हम लोग पैराबोला का बात करेंगे तो पैराबोला का क्या होता है 3/8 ऑफ एक्सट्रीम फाइबर, तो यहाँ से यहाँ तक 4/7 ऑफ XU है, तो यहाँ से यहाँ तक 3/8 ऑफ 4/7 ऑफ XU हो जाएगा, तो 4/7 कुछ और नहीं है 0.57 XU है, क्लियर है। तो यहाँ से आपका लोकेशन निकल गया सी जी का।
अगर कंप्रेशन फोर्स का बात करें तो ये क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्ट्रेस ब्लॉक इनटू विड्थ ऑफ बीम। ठीक है, ऐसे भी हम लोग निकाल सकते हैं या तो ऐसे भी निकाल सकते थे, कंप्रेशन फोर्स ऐसे भी निकाल सकते थे। स्ट्रेस हो गया 0.446 एफ सी के, यानी 0.45 एफ सी के इंटू टोटल एरिया। इस ऐसे करके भी हम लोग निकाल सकते थे, या फिर एरिया ऑफ स्ट्रेस ब्लॉक, जो हम लोग का एरिया ऑफ स्ट्रेस ब्लॉक आया उसको विड्थ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी आपका कंप्रेशन फोर्स आ जाएगा। तो ये टोटल कितना आएगा, 0.36 एफ सी के इंटू बी इंटू एक्स यू। ठीक है, और ये जो कंप्रेशन फोर्स है वो कहाँ पे लग रहा है, तो टॉप फाइबर से 0.42 एक्स यू में लग रहा है। क्लियर है। अगर टेंसाइल फोर्स का बात करें तो वहाँ पे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, स्ट्रेस इंटू एरिया सिंपल। तो स्ट्रेस कितना है, 0.87 एफ वाई। ये हम लोग देखें 0.87 एफ वाई कैसे आता है, तो यील्ड स्ट्रेस आपका एफ वाई अपॉन 1.15 फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड कर देंगे तो 0.787 एफ सी के आ जाएगा, इंटू एरिया ऑफ स्टील क्या आ जाएगा, ए एस टी, एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन, ए एस टी हो गया। ठीक है, अब इसका अगर हम लोग लोकेशन का बात करें कहाँ पे लग रहा है, सी जी, तो सी जी आपका सेंटर में लगे। ठीक है, सेंटर ऑफ रेनफोर्समेंट। यहाँ पे हम लोग को पता है कि टेंसाइल जोन में जितना भी टेंशन आ रहा है तो वो कौन कैरी करता है, तो स्टील कैरी करता है। तो आपका सीजी कहाँ हो जाएगा, तो स्टील का सेंटर हो गया। ठीक है, तो ये कहाँ पे लगता है, स्टील के सेंटर में। क्लियर है। अब आगे हम लोग देखेंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ आप लोग नोटिस कीजिए कि अगर टेंसाइल फोर्स का डायरेक्शन इधर रखेंगे तो कंप्रेशन उसका उल्टा रहेगा, अगर कंप्रेशन का डायरेक्शन इधर रखेंगे तो टेंसाइल फोर्स उधर रहेगा, मतलब दोनों एक दूसरे के अपोजिट रहेगा ऑब्वियसली। ठीक है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट रहेगा, इसका मतलब क्या है कि वो एक कपल बना रहा है। ठीक है, एक अगर इस डायरेक्शन में रहेगा तो एक एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट बन रहा है। ठीक है, कपल बना रहा है तो कपल क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो ये डिस्टेंस क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक कंप्रेसिव फोर्स यहाँ पे लग रहा है, और टेंसाइल फोर्स कहाँ पे लग रहा है, सेंटर ऑफ रेनफोर्समेंट में टेंसाइल फोर्स लग रहा है, ऊपर क्या लग रहा है, कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है। तो ये कंप्रेसिव फोर्स कहाँ लग रहा है, तो वाई जो डिस्टेंस है आपका 0.42 एक्स यू है। ठीक है, यहाँ मतलब टॉप फाइबर से 0.42 एक्स यू में लग रहा है आपका कंप्रेसिव फोर्स। तो ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है कंप्रेसिव फोर्स और टेंसाइल फोर्स के बीच का डिस्टेंस जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं लीवर आर्म। ठीक है, मतलब डिस्टेंस बिटवीन, लीवर आर्म क्या हो गया, लीवर, ये हो गया डिस्टेंस बिटवीन कंप्रेसिव फोर्स एंड टेंसाइल फोर्स। ठीक है, टेंसाइल फोर्स और कंप्रेसिव फोर्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसी को बोलते हैं लीवर आर्म। इसको डिनोट करते हैं हम लोग जेड से। ठीक है, तो जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर इसको हम निकालना चाहें तो टोटल जो है आपका होता है इफेक्टिव डेप्थ होता है। तो इफेक्टिव डेप्थ से अगर हम लोग वाई को माइनस कर दें तो आपका जेड निकल जाएगा। तो जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी माइनस वाई, यानी वाई कितना होता है 0.42 एक्स यू है, तो जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी माइनस 0.42 एक्स यू। ठीक है, जेड इक्वल टू क्या हो गया, डी माइनस 0.42। आगे हम लोग देखते हैं, अगर हम लोग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना चाहेंगे तो कंप्रेशन जोन में निकालेंगे तो सी यू इंटू जेड हो जाएगा। अगर टेंसाइल जोन में निकालेंगे तो टी यू इंटू जेड हो गया। तो सी यू मतलब क्या हो गया, अल्टीमेट कंप्रेशन फोर्स, टी यू क्या हो गया, अल्टीमेट टेंसल फोर्स, अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस एम यू इक्वल टू। ठीक है, तो सी यू इंटू जेड मतलब कि हम लोग को मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है तो जो कंप्रेसिव फोर्स होता है उसको मल्टीप्लाई करना होता है लीवर आर्म से, टेंसाइल फोर्स होता है उसको मल्टीप्लाई करना होता है लीवर आर्म से। तो कंप्रेशन में मैक्सिमम आपका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कितना आ गया, 0.36 एफ सी के बी इंटू एक्स यू मल्टीप्लाइड बाई लीवर आर्म डी माइनस 0.42 एक्स यू। ठीक है, वैसे ही टेंसाइल जोन में भी टी यू इंटू एक्स जेड हो जाएगा। तो टी यू कितना होता है 0.87 एफ वाई इंटू ए एस टी, यहाँ पे है मैक्सिमम टेंसाइल फोर्स, इंटू लीवर आर्म क्या हो गया, डी माइनस स्मॉल डी। ठीक है, स्मॉल डी माइनस 0.42 एक्स यू। तो ये मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हो गया टेंसाइल जोन में।
अगर हम लोग को डेप्थ निकालना है न्यूट्रल एक्सिस का, मतलब एक्स यू निकालना है, तो एक्स यू निकालने के लिए क्या करेंगे, सी इज इक्वल टू टी करेंगे, तो सी यू इज इक्वल टू टी यू। सी क्या होता है 0.36 एफ सी के बी इंटू एक्स यू, और टी यू क्या होता है 0.87 एफ वाई ए एस टी। यहाँ पे एफ सी के क्या हो गया, मैक्सिमम कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, ठीक है। बी हो गया विड्थ ऑफ बीम, एक्स यू क्या हो गया डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, एफ वाई क्या हो गया यील्ड स्ट्रेस ऑफ स्टील, ए एस टी क्या हो गया एरिया ऑफ स्टील, ठीक है। तो यहाँ से एक्स यू निकाल सकते हैं, एक्स यू इक्वल टू क्या जाए 0.87 एफ वाई ए एस टी वन 0.36 एफ सी के इंटू बी। तो यहाँ से हम लोग एक्स यू निकाल सकते हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ आरसीसी सेक्शन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू IS 456/2000। ऐसे तो हम लोग ये देख चुके हैं, बैलेंस सेक्शन होता है, अंडर इन्फोर्स होता है, ओवर इन्फोर्स होता है। इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हम लोग देखेंगे। तो बैलेंस सेक्शन में हम लोग जानते थे कि कंप्रेशन जोन और टेंसाइल जोन साइमल्टेनियसली अकर होता है, मतलब फेल्योर उसमें, ठीक है। मतलब कि जितना स्ट्रेंथ आपका कंक्रीट का है उतना ही आपका स्टील का है, मतलब दोनों अपना अल्टीमेट स्ट्रेस तक एक साथ पहुंचेगा, तो उसको बोलेंगे बैलेंस सेक्शन। तो यहाँ पे एक्स यू जो है डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस, वो एक्स यू लिमिट के बराबर हो जाता है, ठीक है। एक्स यू जब एक्स यू लिमिट के बराबर हो जाएगा तो कंक्रीट और स्टील दोनों एक साथ अपना अल्टीमेट स्ट्रेस में पहुंचेगा, ठीक है। तो ये सेक्शन जनरली थ्योरेटिकल है, ये पॉसिबल उतना नहीं होता, बहुत रेयरली यूज होता है प्रैक्टिस में। तो अगर मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इसमें हम लोग दोनों से निकाल सकते हैं, क्योंकि दोनों का वैल्यू एक ही आएगा, बैलेंस सेक्शन है, दोनों का वैल्यू क्या आएगा सेम आएगा, क्योंकि दोनों एक ही साथ फेल कर रहा है, तो दोनों का स्ट्रेंथ क्या हो गया सेम हो गया। तो दोनों में से कोई भी फॉर्मूला हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ये वाला भी यूज़ कर सकते हैं, ये वाला भी, दोनों में कोई भी यूज़ कर सकते हैं। एक्स यू की जगह एक्स यू लिमिट भी लिख सकते हैं, क्योंकि एक्स यू और एक्स यू लिमिट दोनों बराबर है। तो 0.36 एफ सी के बी इंटू एक्स यू इससे भी निकाल सकते हैं, डी माइनस 0.42 एक्स यू इससे भी निकाल सकते हैं, 0. टेंसाइल वाला फार्मूला से भी और कंप्रेशन वाला फार्मूला से भी। टेंसाइल वाला फार्मूला क्या है 0.87 एफ वाई ए एस टी डी माइनस 0.42 एक्स यू लिमिट। अगर अंडर रेनफोर्स की बात करें तो अंडर रेनफोर्स में हम लोग रेनफोर्समेंट कम डालते हैं, तो कम डालते हैं तो ऑब्वियसली एक्स यू जो है वो छोटा रहेगा एक्स यू लिमिट से, ठीक है, क्योंकि आपका एक्स यू जो है वो शिफ्ट करेगा अपवर्ड के डायरेक्शन में, टॉप फाइबर के डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा, क्योंकि हम लोग रेनफोर्समेंट कम डाल रहे हैं। और रेनफोर्समेंट पर डिपेंड करता है आपका एक्स यू का डेप्थ। रेनफोर्समेंट ज़्यादा डालेंगे तो एक्स यू नीचे शिफ्ट करेगा, अगर रेनफोर्समेंट कम डालेंगे तो एक्स यू ऊपर शिफ्ट करेगा। तो रेनफोर्समेंट कम डाले तो फेलियर कहाँ आकर होगा, स्टील में फेलियर होगा, ठीक है, टेंसाइल जोन में फेलियर आकर होगा, ठीक है, क्योंकि छड़ कम डाले तो छड़ पहले टूटेगा, तो छड़ पहले टूटेगा तो फेल्यूर कहाँ पे होगा, टेंसाइल जोन में फेल्यूर होगा। जनरली हम लोग अंडर रेनफोर्स सेक्शन ही डिज़ाइन करते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है हम लोग को वार्निंग मिल जाता है बिफोर फेल्योर, ठीक है। अगर इसका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालेंगे तो ये हम लोग 5 ये लेंगे, स्टील वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, क्योंकि स्टील पहले फेल कर रहा है, तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ स्टील ये अल्टीमेट स्ट्रेंथ हो गया, ठीक है। तो एम यू इज इक्वल टू क्या जाए 0.87 एफ वाई ए एस टी डी माइनस 0.42 एक्स यू। इसमें मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हम लोग उस फार्मूला कंक्रीट वाले फार्मूला से नहीं निकालेंगे, ठीक है, जो 0.36 एफ सी के ये जो है ना 0.36 एफ सी के बी इंटू एक्स यू डी माइनस 0.42 एक्स यू, तो ये फार्मूला से हम लोग नहीं निकालेंगे। क्यों, क्योंकि ये आपको कंक्रीट के लिए है, तो कंक्रीट के लिए है, अब कंक्रीट तो फेल ही नहीं कर रहा है, स्टील फेल कर रहा है, तो अल्टीमेट स्ट्रेंथ तो स्टील का हो गया, पहले रीच कर रहा है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ जो है आपका स्टील रीच कर रहा है, तो ये फार्मूला से हम लोग क्या करेंगे निकाल लेंगे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। ओवर इन्फोर्स सेक्शन की अगर बात करें तो वहाँ पे एक्स यू जो है बड़ा हो जाएगा एक्स यू लिमिट पे, क्यों, क्योंकि अब रेनफोर्समेंट हम लोग ज़्यादा डाल दिए, तो अब पहले कंक्रीट फेल करेगा फिर उसके बाद स्टील फेल करेगा, तो कंक्रीट पहले फेल करेगा, तो कंक्रीट जो फेल करता है वो क्या होता है ब्रिटल फेलियर होता है, सडन फेलियर होता है, उसमें हम लोग को वार्निंग नहीं मिलता है, और इसीलिए इसको रिकमेंड नहीं करता है IS 456/2000। तो अगर ओवर इन्फोर्स सेक्शन आता है तो हम लोग को रीडिज़ाइन करना पड़ता है, ठीक है, सेक्शन को रीडिज़ाइन करना पड़ता है। तो इस केस में ओवर इन्फोर्स में ये फार्मूला हो गया मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का 0.3। ऑब्वियसली कंक्रीट पहले फिल करा तो कंक्रीट का फार्मूला हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट नोट है, जैसे IS कोड हम लोग का कहता है IS 456/2000 कि ओवर एनफोर्स डिज़ाइन आपको करना नहीं है, ठीक है। अगर कंप्रेसिव फोर्स का बात करें
तो पैराबोलिक एरिया जो है, ठीक है, वाइल कैलकुलेटिंग कंप्रेसिव फोर्स इन स्ट्रेस ब्लॉक, तो पैराबोलिक एरिया कितना लेते हैं, तो 2/3 ऑफ रेक्टेंगुलर एरिया, ये तो हम लोग देख लिए। सीजी ऑफ पैराबोला फ्रॉम एक्सट्रीम फाइबर 3/8 ऑफ डी, ये भी हम लोग देख लिए, 3/8 ऑफ डी, क्लियर है। जैसे हम लोग देखे थे ना, ये आपका इस टाइप का था पैराबोला, तो नीचे क्या था, 4/7 ऑफ एक्स यू था, यानी 0.57 एक्स यू, ठीक है। अब यहाँ से 3/8 पे लाई करता है, यहाँ से यहाँ तक 3/8 ऑफ डी, यानी 3/8 ऑफ 4/7 ऑफ एक्स, 3/8 ऑफ 4/7 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0.57 एक्स। यही हम लोग देखें जब हम लोग निकाल रहे थे कंबाइंड सी जी, सेम चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है डायग्राम, ठीक है। I hope you like the lecture. Thank you so much. This is all for today. Kindly like and subscribe my channel in order to get this type of videos.